अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजी मोज़ज़ महिमान आहे जंहिंजो ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून सां आहे, बलूचिस्तान असेंबली में MP आहे। असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे अॼोके प्रोग्राम में बलूचिस्तान में औरतुनि जा मसइला ऐं उन खां अलावा जेके सूबाई हुकूमत आहे उन में औरतुनि जी जेका ख़ासि तौर ते काबीना में का बि नुमाइंदगी न आहे, इन हवाले सां या सूबे अंदरि जेका तालीमी सूरत हाल आहे इन हवाले सां तफ़सील सां गुफ़्तगू करे सघूं। मैडम, आपके पास एजुकेशन की जो कायमा कमेटी है उसकी भी चेयरमैनशिप भी है, तो अब ये नौकरियां खास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो नौकरियां दी जा रही हैं तो वहाँ पे NTS टेस्ट मुतारिफ कराई गई है, इसका क्या मयार है? क्या NTS टेस्ट का वही मयार है जो कोयटा में है, वही जाफराबाद में, वही CB में है, वही किसी नवाई इलाके में, वही मयार एक ही है या कुछ उसमें फ़र्क है? NTS टेस्ट तो देखिए हमने अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं बलूचिस्तान में, तो चीज़ों को थोड़ा सा कल्चरलाइज होने में टाइम लगता है, एकदम चीज़ें सही इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो अभी ये जो हमने एक अटेम्प्ट किया था इसमें कहीं इश्यूज निकले थे, चूंकि कल्चर हम खुद बनाते, कोई हमारे सरों पे नहीं थोपता है। हमने जो ये कल्चर बनाए हैं कि हम टैलेंट को नहीं देखते, हम सिर्फ देखते कि इस कैंडिडेट के पीछे कौन सी शख्सियत है, हम हमेशा उसको आगे लाते। और अभी इवन के NTS टेस्ट में भी इस चीज को इग्नोर नहीं किया गया था, तो बहुत तरफ से ये इश्यूज उठे और भी करप्शन का उसमें इवन ये तक आया कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि स्क्रीन पे नहीं थे और वो NTS टेस्ट में अपीयर हुए थे। ये हमारे एक असेंबली मेंबर ने इशू उठाया था कि इस तरह हुआ है। उसकी फिर जब इंक्वायरी की गई तो वाकई वो शख्स स्क्रीन से आउट था, तो वो कैसे आया NTS टेस्ट में, वो कैसे अपीयर हुआ। फिर इस बारे में मैंने जब अपनी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो उन्होंने बताया कि हमने एक कमेटी तरतीब दी है और हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। बाकी एक जो बहुत हम कहते हैं कि वही चीजें पहली बार जब होती है तो उसमें कहाँ पे फॉल्स आ रहे हैं, कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, फिर उनको हम रिड्रेस करते हैं आगे चलते हुए। आपने अनाउंस्ड किया कि इतनी सीट्स हैं, फिर कैंडिडेट अपीयर हुए। अब जब कैंडिडेट अपीयर हुए तो आप देखते हो कि आपके साथ सीट्स 5000 हैं, ठीक है ना, आपके पास कैंडिडेट आ रहे 1 लाख, बिल्कुल, तो आप उनको थोड़ा वहीं पे कुछ शॉर्ट लिस्टिंग करें। आप 1 लाख लोगों को NTS में अपीयर होने दे रहे हैं। अब वो 1 लाख में जब आपके पास 5000 सीट्स आएंगी, आपने बेशक NTS में वहां पे 50,000 को आपने क्वालिफाइड कर लिया है, तो 50,000 सारे तो इस बेस पे नहीं रहे कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। कुछ तो वजह ये भी थी ना कि वो आपने वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग करनी थी, तो शॉर्ट लिस्टिंग आपने वहां पे अपीयर होने से पहले क्यों नहीं की? ये तो NTS और एजुकेशन डिपार्टमेंट के माबैन एक कोऑर्डिनेशन जरूरी थी, ताकि वो वहीं पे, अब इतने स्टूडेंट्स जब नाउमीद होंगे तो ज़ाहिर है फिर मसाइल तो उठेंगे, इश्यूज भी आएंगे। फिर उसके बाद NTS टेस्ट के बाद जब इनकी सिलेक्शन हुई और वाइवा भी नहीं हुआ था, ये NTS टेस्ट की बुनियाद पे ही सिलेक्शन हुई थी, तो उसमें आप 5000 लोगों को लेते तो बाकी 45,000 लोग तो कहीं कहीं से इशू उठाएंगे। लेकिन फिर वो भी सही था, अगर ये बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट होता तो फिर भी उन कैंडिडेट को मुतमईन किया जा सकता था। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे मसाइल हुए जिसमें ये बताया जा रहा था कि कुछ लोग NTS टेस्ट में अपीयर नहीं हुए, या कुछ ऐसे लोग थे जिनके रिजल्ट अवेटेड थे और उनको लिया गया था, तो वो भी गलत है। जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे और आप NTS टेस्ट में जो आपको मार्क्स दिए जाते उसमें फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के भी कुछ परसेंटेज छोड़े जाते, तो इन चीजों को पहले से क्लियर करने की जरूरत थी, या तो रिजल्ट अवेटेड को आप अपीयर ही नहीं होने देते। दूसरा फिर जो ये बात हुई कि कुछ ऐसे लोग किस तरह NTS टेस्ट में अपीयर हुए जो कि वहां तक आए ही नहीं गए थे, ये तो कुछ 2-3 शायद जेन्युइन केसेस होंगे। लेकिन ये जो 45,000 बच्चों में कुछ पीछे शख्सियात रखते हैं वो शोर करे, तो वो कुछ मतलब
बेस लेस भी है, लेकिन कल्चर वही बना है कि हम में अगर नजर तो टैलेंट यही आ रहा है नहीं कि भी है, एमपीएस नजर तो ये आ रहा है कि एमपीएस और एनटीएस टेस्ट लेने वाले लोग और ब्यूरोक्रेसी डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो उनकी सारी मिली भगत है और वो आपस में बांट बांट के खाने की पोजीशन में इतनी नौकरियां उनको इतनी उनको तो मेरिट का तो जनाजा ही निकल गया है। नहीं बिल्कुल सारी वो बात भी नहीं है ना, सारी वो बात भी नहीं है, लेकिन अभी वही जो लोग रह गए हैं वो इसको इशू बना रहे हैं। तो ये क्योंकि हम कल्चर बना चुके, ऐसा होता रहा है। अब अगर हम इसको यकीनी बनाएंगे कि एनटीएस टेस्ट में ना किसी ब्यूरोक्रेसी में कोई सिफारिश मानने वाला बैठा होगा आपके पैनल में, ना उस पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा, और ना ही वो किसी को किसी और स्पेशल उस पे दे सकेंगे कि या ये स्टूडेंट डिजर्व करता है किसी और बेस पे, मतलब क्वालिफिकेशन के अलावा। तो ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी और हम एक कल्चर बना लेंगे तो ये जो बेबुनियाद इशू उठते हैं ये भी खुद ब खुद दम अच्छा मैडम, कुछ ऐसे इश्यूज भी उठे हैं कि अनाउंसमेंट हो गई, अखबारात में इश्तिहार आ गए कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरियां आई हैं, लोग गए इंटरव्यू दिए, जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की, बाद में पता चला कि यहाँ पे तो वो नौकरियां है ही नहीं, यहाँ पे तो वो जगह है ही नहीं। फर्ज करें पीटीआई के कुछ शिकायत है कि पीटी टीचर्स की जो सीटों के लिए अनाउंस किया गया लेकिन वहाँ पे वो सीटें थी ही नहीं। ये इसमें कुछ है इस पे भी सवाल किया गया था मीटिंग में, बिल्कुल ये भी बातें होती रही, मुख्तलिफ जो कंस्टिट्यूएंसी है उनके मेंबर्स इसको भी असेंबली फ्लोर पे ये इशू उठा चुके थे। तो जब कमेटी में ये सवाल किया गया तो कंसर्न अथॉरिटी ने जवाब दिया कि हमने जब इश्तिहार दिया था तो नीचे नोट दिया था कि इन इन जिलों के अलावा या इन इन तहसील या यूसीस के अलावा ये सीटें हमारे पास बाकी ऑल ओवर द बलूचिस्तान मौजूद हैं। तो इन्होंने वो नोट नहीं पढ़ा है। तो इसमें भी अब कहाँ तक हकीकत है, क्योंकि अभी कमेटी इस पे काम कर रही है कि कौन से इश्यूज वाकई जेन्युइन है, कौन से बेस पे है, और कुछ इश्यूज जो वाकई बेसलेस है तो फिर तो उनको हम साइड पे रख देंगे और जो जेन्युइन इशू है उनको फिर हम रिड्रेस करेंगे। अच्छा मैडम, औरतों को या किसी औरत को खुद मुख्तार बनाने या अपने पैरों पे खड़ा होने के हवाले से आपकी हुकूमत ने क्या किया है, आपका उसमें कितना किरदार है, कहाँ तक कुछ हुआ है, या सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट जो जिस तरह बस चल रहा है सिलसिला वही है? नहीं, वुमेन डेवलपमेंट को तो जो अभी 2 सालों में मैंने देखा उनको कुछ खास इतना इख्तियार नहीं है। और फिर ये जो 2 बार बजट हमारा पास हुआ इसमें भी उनके लोकेशन को अगर देखा जाए तो वो ना होने के बराबर है, बल्कि जो इनका हम उसको रिसोर्सेज फंड कहते हैं, जो नॉन डेवलपमेंट फंड हमारे बजट में उसको कहा जाता है, वही सिर्फ उस फिगर उसका नजर आ रहा था। बाकी जो डेवलपमेंट फंड है उसमें कोई भी उनके फिगर शायद 3 मिलियन के अलावा मेरा ख्याल में मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आया उनको के दिया गया हो। तो इसमें ये है कि खवातीन को पांव पे खड़ा करने के लिए, खवातीन को एतमाद बनाने के लिए, एक तो ये है कि उनकी एजुकेशन को हम यकीनी बनाएं, और दूसरी बात कि उनको एम्पावर्ड किया जाए। एम्पावर्ड मेंट के लिए ये है कि हम उनके जो इकोनॉमिक सोर्सेस है उसको यकीनी बनाए। अब उसमें मेरा खुद तो यही 2 बजट में यही प्लान रहा था कि मैं कोई ऐसे बिजनेस सेंटर बनाऊं जो कि किसी मोहल्ले के एक घर में ना बना हुआ, जिस तरह के हमारे पास बेशुमार है। मैंने कहा वाकई में एक बड़ा बिजनेस सेंटर बनाऊं जो कि नजर आए, जो कि पूरे सूबे में जिसका नाम हो, उसमें हम खवातीन को ट्रेनिंग भी दे, उनको कुछ हम ऐसे शॉप्स भी दे, आउटलेट भी दे कि वो अपनी चीजें वहां पे फिर डिस्प्ले करे, और फिर उनके जो इंटरनेशनल डीलर हो, नेशनल डीलर हो, वो उनके साथ इंटरेक्ट हो, और उनको माइक्रो फाइनेंस बैंक भी हम इंस्टॉल करके दे, ताकि अगर वो लोन भी लेना चाहे तो वो उनको वो एक्सेसिबिलिटीज भी हो, उनको कहीं और ना जाना पड़े, उनको उसी एक सेंटर में ये सारी चीजें की कमीशन से बच जाए। बिल्कुल। तो ये चीजें जो थी ये मेरे दोनों उसमें, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमें डेवलपमेंट फंड
डिपार्टमेंट में बिल्कुल साइड पे रखा जाता है, हमें खुद मुख्तार नहीं बनाया जाता। तो मेरे ये दोनों ख्वाब टूट गए थे, लेकिन इंशाल्लाह अब भी मेरी उम्मीद है कि शायद आगे जाके मुझे कुछ इख्तियार दिया जाएगा और मैं इस पे काम कर सकूंगी। मैडम समीना खान असां सां गॾु आहे, पर हिते वक़्तु थी वियो आहे हिकु नंढड़े वक़फ़े जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम कोयटा टाइम में एक दफ़ो ॿीहर अधिकार। मैडम, औरत एमपीएस पे ये भी इल्ज़ाम है कि वो सिर्फ इजलास अटेंड करती हैं, बाकी जो उनके सारे मामले थे या तो उनके हस्बैंड चलाते हैं या उनके भाई चलाते हैं, क्यों उनमें खुद में नहीं है कि वो अपना सब कुछ खुद चलाए? ये भी एक परसेप्शन है, लेकिन मेरा ख्याल में सबके साथ इस तरह नहीं होता। कुछ एमपीएस खुद भी अपने काम करती है, खुद हर जगह जाती है, खुद इंटरेक्शन करती है, प्रोग्राम्स अटेंड करती है, लेकिन बाज में ऐसा भी होता है उनको हाँ फंड्स के यही बातें हैं। बिल्कुल वो कहते कि फीमेल को शायद ज़्यादा पता नहीं है, या शायद फीमेल ज़्यादा, मैं फिर यहाँ ये कहूँगी कि शायद फीमेल ज़्यादा बेहतर नहीं जान सकती कि बार्गेनिंग कैसे करनी है। तो मेरा ख्याल में हमें इन चीज़ों से अभी निकलना चाहिए, हमें आवाम के लिए सोचना चाहिए। फीमेल में भी हैं गट्स के वो अपने काम खुद कर सके, उनको सिर्फ थोड़ा उन पे एतमाद की ज़रूरत है कि उन पे एतमाद किया जाए, और जो हमारे बाकी मेंबर्स हैं उनको भी थोड़ा अभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से निकल के पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, कलेक्टिव डेवलपमेंट की तरफ सोचना चाहिए। बस से अब हमने कर लिए ये सारी बातें, पब्लिक को इंडिविजुअल आप सिर्फ अपने इलेक्शन कैंपेन में उनको कोई मफाद देना, कोई बेनिफिट देना, तो ये सारी टेम्पररी बातें हैं। आप उनको ऐसे डेवलपमेंट दे कि उनको अच्छे रोड्स मिले, अच्छे हॉस्पिटल मिले, अच्छे पार्क मिले, अच्छे स्कूल मिले, दफ्तरों का माहौल अच्छा हो। आपके जो बाकी पब्लिक डीलिंग्स होती हैं, आपके कोर्ट है, आपके बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे ऑफिस है, पासपोर्ट बनाने आप जाते हो, नादरा के ऑफिस है, उनके वेटिंग रूम को डेवलप करे कि लोग वहां बैठ सके। पब्लिक को ये चाहिए, पब्लिक को ये नहीं चाहिए कि मैं आपको वोट दे रहा हूं तो आप मुझे 20,000 दे या 1 लाख दे कि मैं उसको फिर इसी तरह कंजप्शन करूं उस पे। हमें कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपनी ही पैसे को जनरेट करते रहे और उससे हमारे अपने लोगों को बहुत वुसअत में फायदा मिले। ये ना हो कि एक शख्स वक्ती फायदा उठाए और फिर चीजें खत्म हो जाए। अक्सर मैडम ये भी कहा जाता है कि जो सियासी पार्टियां हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने जो औरतों को खुसूसी सीटों पे लाया, उनमें सियासी कारकुन कम, तकरीबन एनजीओज की से वो सारी जो है जिस तरह कोई हायर की जाए इस तरह है, बजाय सियासी कारकुन के अवलियत दी गई एनजीओज वाले को। कोई पहले एनजीओ चला रही थी, वहाँ पे आ गई, उस एमपीए बन गई। नहीं, मेरा ख्याल में ये एनजीओ का जो आप कह रहे हो ये ज़्यादातर शायद वही जो मिडिल क्लास पार्टी की हम बात कर रहे हैं या मिडिल क्लास लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से हो रहा है। लेकिन बाकी भी जो हमारी कुछ मेन स्ट्रीम पार्टी हैं या कुछ और हमारी नेशनलिस्ट पार्टीज़ है, उसमें फिर बेगमात का रिवाज था कुछ अरसे के, ये बेगमात आती थी। कुछ में फिर ये है कि अगर आपकी वुमेन विंग है पार्टी में, वो ऑपरेशनल हैं, वो मुसलसल अपना काम कर रही है, तो वहाँ से आपने फिर मेरिट लिस्ट बनानी होती है और सही तरीका ये है। तो कुछ पार्टीज में ऐसा भी है, कहीं पे वाकई उन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई है, लेकिन कहीं पे फिर हमारी एक बिल्कुल ऐसी ही एक कौमपरस्त पार्टी है जो कि अपनी बेगमात को भी वो नहीं लाते हैं और उनके पास वुमेन विंग भी नहीं है, और वहाँ पे शायद पश्तून इलाकों में थोड़ा सा
ख़वातीन का आउट एक्टिविटीज़ भी उनकी कम है, तो शायद एक आध हो कोई NGO वाली, लेकिन बाकी तो वो बिल्कुल घरों से काम फीमेल को उठा के ले आते, तो फिर ज़ाहिर है वो वही शाइनेस फील करती है, और फिर उनको सपोर्ट भी नहीं किया जाता, इनकरेज भी नहीं किया जाता, तो उनकी कोशिश यही होती है कि ये खामोश बैठी रहे और किसी चीज़ में मुदाखलत ना करें, हम बस इनको जो भी इनके नाम पे चाहे फंड आ रहे हैं, चाहे इनके नाम पे और कोई फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, तो उनको हम आपस में बाकी मेल हजरात जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें और ख़वातीन इसी तरह बैठी रहे। लेकिन ये है कि अभी वुमेन कॉकस की वजह से इंटरेक्शन होता है, फीमेल में अवेयरनेस आ रही है, एक पार्टी की दूसरी पार्टी से इंटरेक्ट कर रही है, तो मेरा ख्याल में जमूत टूट जाएगा, लेकिन हर चीज़ को थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगता है या स्ट्रीमलाइन होने में। ब्यूरोक्रेसी कितनी अहमियत देती है? मर्द MPs जो हैं या मिनिस्टर लोग जो हैं वो तो उनको डंडा भी कर लेते हैं, औरत MPs को भी वो इतनी अहमियत देते हैं मसाइल के हल के हवाले से ब्यूरोक्रेसी? देखिए, इसमें भी बात वही है कि आप में खुद नॉलेज कितनी है, आप कितना मसाइल को समझते हैं। अगर आप मसाइल को समझते हैं, आप इश्यूज की तह तक जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल में ब्यूरोक्रेसी आपको फिर डिनाई नहीं कर सकती। जब आप उससे बहस में पड़ जाते और उनसे आप सवाल पे सवाल पूछते हो, तो उनको पता चल जाता है कि सामने वाला जानता है मैं इसको इधर उधर नहीं टाल सकता, तो फिर वो उनको इसी तरह रिएक्ट करते। बिल्कुल उनमें है ये बात, वो भी अपने जिम्मेदारियों से थोड़ा सा नज़रअंदाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर MPAs वाकई सिंसियर है, वाकई वो चाहते हैं कि जो भी पब्लिक इशू है उसको हम हल करें, तो वो पहले तो उसको खुद स्टडी करे, उस पे होमवर्क करे, फिर वो ब्यूरोक्रेसी के पास जाए और उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए, तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद ही बार्गेनिंग कर लेती हो ऊपर ऊपर ब्यूरोक्रेसी और जो आपके मेंबर्स हैं, तो फिर पब्लिक मसाइल तो वहीं पे रह जाते, और जिन लोगों को शऊर ना हो, नॉलेज ना हो, अगर वो हल करना भी चाहते हैं, तो फिर उन लोगों को बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी नज़रअंदाज करती है। मैडम, आपने कहा कि वुमेन विंग जो है वो कम है यहाँ पे बलूचिस्तान, बाकी सूबों में तो कुछ ना कुछ है, यहाँ पे बिल्कुल कम है। आपकी पार्टी नून लीग में, मुस्लिम लीग नून में वुमेन विंग की क्या पोजीशन है इस वक्त? हमारी मुस्लिम लीग नून में वुमेन विंग तो बिल्कुल काफ़ी ख़वातीन हैं जो घरों की से निकली हैं, हमारे साथ कैंपेन चलाती रही है, हमारे साथ पार्टी प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करती रही हैं। लेकिन हम लोगों का भी थोड़ा सा मेन स्ट्रीम पार्टी है, और मैं खुद जब से आई हूँ तो जितनी एक्टिविटीज़ में कर रही हूँ उसमें हम चूँकि यहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी आपकी बलोच या पश्तून है, तो कुछ हमारे साथ पंजाब के भी लोग हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे मसाइल है कि पंजाब से हमारे नोटिफिकेशन डिलेड हो जाते हैं। वो उनके अभी मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे पंजाबियों को रिप्रेजेंटेशन का ज़्यादा मौका दे या पश्तून और बलोचों को दे। उनकी नज़र में शायद बलोच ख़वातीन इतनी बाहर नहीं आती है, वो ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये बात गलत है। मेरा ख्याल में जितने यहाँ के अपने लोग अपने मसाइल को बेहतर समझ सकते हैं, इतना कोई दूसरा सेटलर उनको बेहतर नहीं समझ सकता। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आपके पास ज़ाहिर है जितनी भी वैरायटी हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और एक से दूसरे के मसाइल में शायद हम कोई हल भी निकाल ले आते कि एक हल किसी एक के पास होता है तो दूसरे का हल किसी वो जब मिल जाते तो फिर हम एक नया वो निकाल लेते। बट ये है कि वो मुनज़्ज़म उस तरह नहीं है। हमारी PMLN की बीच में तो थोड़े से मसाइल भी शुरू हो गए थे कि वर्कर्स हमारे थोड़े अपसेट हो गए थे कि गवर्नमेंट में हम लोगों की अपनी लीडरशिप नहीं आई थी। हालांकि ये हमारी कोलिशन गवर्नमेंट तो अपनी जगह काम कर रही थी,
विंग्स भी थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन फिर भी जो जिन लोगों ने काम करना होता है वो बगैर किसी ओहदे के भी काम करते हैं, और जिन्होंने नहीं करना होता तो वो ओहदे लेके भी बैठे रहते हैं। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की जरूरत होती है। देखिए, आपके पास अथॉरिटी होगी तो पावर्स होंगे तो फिर आप डिलीवरी करेंगे। तो चीजों को मैनेजमेंट करने की जरूरत है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है। लोग हैं, लोगों में है, विल भी है कि हम कुछ करें, हम निकले, हम अपने लोगों के मसाइल को समझे। तो PMLN की सारे विंग्स एक्टिवेट है यहाँ पे। नाज़रीन, इते वक़्तु थी वियो आहे हिकु नंढड़े वक़्फ़े जो। वक़्फ़े खां पोइ प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। प्रोग्राम कोयटा टाइम में भलीकार। मैडम, आपने कहा कि बलोच और पश्तून मुआशरे में औरतों की बाहर की जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा कि मैंने जहाँ भी देखा है बलोच मुआशरे में, तो मैंने जहाँ भी देखा है, जाफराबाद से लेकर आप सिब्बी तक जाएँ या खुजदार, जो भी इलाके जहाँ भी मैं गया हूँ, मैंने देखा खेतों में तो काम औरतें ही करती हैं, मर्दों से ज्यादा। मर्द एक होता है, खवातीन 5 होती हैं। अभी वो एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी सिर्फ सियासी तो नहीं है, वो भी तो एक्टिविटी है, वो तो करती हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत औरतों को इस तरह ऐसे रखा गया है। तो इसलिए अभी आप मुस्लिम लीग नून में हैं, अगर आप इसमें सरगर्म हो जाएं और उन खवातीन को पार्टियों में शामिल कराएं, उनमें शऊर लाएं, इससे जो है वो बलूचिस्तान का जो मुस्तकबिल, उस पर भी बेहतर असर मुरतब होंगे। आप नहीं समझते कि अगर उन औरतों ये एक्टिविटी, आप उसको एक्टिविटी नहीं मानते जो खेतों में काम करती? आप मेरा शायद जवाब सही तरह समझ नहीं सके थे। मैं ये कहना चाह रही थी कि परसेप्शन ये दिया जा रहा है, हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है वो ये समझती है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत एक्टिव है, स्पेशली बलोच बेल्ट में हमारी खवातीन बहुत एक्टिव है। पश्तून बेल्ट में बिल्कुल एजुकेशन का रुझान शायद बलोच बेल्ट से ज्यादा है, बहुत एजुकेटेड खवातीन हैं हमारे पास। लेकिन इस तरफ शायद ये ट्रेंड थोड़ा कम है कि खवातीन आउटडोर एक्टिविटीज में मर्दों के शाना बशाना चल रही हो, लेकिन बलोच बेल्ट में हैं, वहाँ पे औरतें बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। वहाँ पे औरतें हर फील्ड में आपको नजर आ रही हैं। हमने देखा घर और बिल्कुल ये भी आपकी बात 100% सही है कि नसीराबाद और जाफराबाद बेल्ट में तो खेतों में भी खवातीन काम कर रही है। तो मैं खुद देख के आई हूँ, क्योंकि इंटीरियर बलोचिस्तान का मेरा जितना एक्सपीरियंस नसीराबाद और जाफराबाद बेल्ट का है, इतना शायद किसी और इलाके का नहीं हो। वहाँ मैं डेवलपमेंट फील्ड में रही हूँ 1 साल, तो उधर मैंने उनको काफी करीब से स्टडी किया, और अफसोस भी होता था कि उन्हें अपने हकूक का पता भी नहीं था कि हमारे हकूक क्या है, गवर्नमेंट में हमारे हकूक क्या है, घरों में हमारे हकूक क्या है, मर्दों के ऊपर हमारे हकूक क्या है। वो बहुत ज्यादा मिजरेबल कंडीशन में थी वहाँ की खवातीन, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें जो मेहनत थी, वो जो मेहनत कश औरतें थी, तो उनको अगर वो अपने खेतों में इतनी खूबसूरती से काम कर सकती है, तो बिल्कुल हम उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे लाए तो वहां भी वो इसी तरह कारकर्दगी दिखाएंगी। लेकिन मैंने चूंकि बताया कि हमारी जो फेडरल लीडरशिप है, जो हमारी वुमेन विंग की लीडरशिप है, उनमें पंजाब की है ज्यादातर औरतें, और यहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ पंजाब की 2-3 औरतें सरगर्म अमल हैं, जो बहुत अरसे से, बस उनका ये है कि वो शायद हमारी पुरानी वर्कर्स हैं, तो उनको वो कहते हैं कि हम अहमियत दे, जबकि बलोच और पश्तून औरतों को वो कहते शायद ये इतनी एक्टिव नहीं। हालांकि अभी तो सब कुछ उनको नजर भी आ रहा है। तो हमारी वहां से पार्टी की जरूरत है कि मैं कोई मुनज़्ज़म हो, कोई नोटिफिकेशन हो, हमारी जो वुमेन विंग की जो ऊपर के ओहदे हैं,
ताकि उनकी नोटिफिकेशन के बाद हम नीचे अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं आपका है। सीएम आ रहा है तो हाँ, आप उसके साथ ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें ये है कि आपने लोगों को एक इख्तियार के बाद उनसे रिपोर्ट मांगनी होती है। तो जब तक आप लोगों को इख्तियार नहीं देंगे, इस तरह बार बार, मैंने टाइम टू टाइम मीटिंग्स बुलाई है, बहुत सी खवातीन आ जाती है, आपके पास कोई भी बर्निंग इशू हो तो उसका एजेंडा बना के मैं बुला लेती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक वो इख्तियार नहीं है कि मैं आगे खवातीन को कोई टास्क दूं किसी ओहदे के तहत, ताकि फिर हम अपनी पार्टी को और मुनज़्ज़म करें। तो वो जब तक मेरे पास नहीं आएगा, मैं आगे फिर और अपनी उसकी डिलीवरी नहीं कर सकती। अच्छा मैडम, थोड़ा इस तरफ आते हैं कि औरतों के हुकूक की वायलेशन बलूचिस्तान में दीगर सूबों से, बाकी सूबों से कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वक्त औरतों पे तशद्दुद के वाक़यात भी होते हैं, तेज़ाब छिड़के जाते हैं उनके ऊपर। तो 11 औरत MPs जो असेंबली में बैठी हैं, उन्होंने उनके लिए क्या अब तक किया है? हमने डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास करवाया है, और अभी हम चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मसाइल हमें नज़र आते, वो घरेलू तशद्दुद का हम बिल तो पास कर चुके, लेकिन उसकी उस तरह रोकथाम नहीं है। जैसे कि अभी फिर पिछले दिनों शायद कोई वाकया रोनुमा हुआ था नवा किली में, और सोशल मीडिया पे वो बड़ी गर्दिश कर रहा है कि किसी खातून को घर में जलाया गया। तो मतलब घर में क्यों इस तरह के तशद्दुद होते हैं, औरत क्यों इतनी कमज़ोर है, वो क्यों डिफेंस अपना नहीं कर पाती हैं। तो इसमें ये है कि कानून तो अपनी जगह ठीक है, वो तो मौजूद बना लेते, कुछ मौजूद भी है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और दूसरा ये है कि हमारे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, उनको अपने हकूक का पता ही नहीं है कि हमारे हकूक है क्या, हम कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट इदारों का फ़ायदा उठा सकते हैं, या हम अपनी जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है हम उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। पीछे बहुत इदारे हैं हमें सपोर्ट देने वाले, तो इस पे हम काम कर रहे हैं कि हम कुछ हेल्पलाइन बनाए। वो मेरा ख्याल में शायद उसकी लॉन्चिंग शुरू भी हो चुकी है। सिब्बी और कोयटा में हमारे पास शेल्टर सेंटर है, हम चाहते कि इनको हम एक्सटेंड करें, लोरलाई तक ले जाए, और स्पेशली जो वाकयात ज़्यादा नसीराबाद बेल्ट में होते वहाँ पे हम बनाएं, और उनकी हेल्पलाइन कुछ डेस्क हम बनाएं, और ये ओपन एक नंबर हो कि किसी भी खातून के साथ घर पे या आउटडोर कोई भी ऐसा वाकया हो तो वो फौरन वहां पे इतला दे, और फौरन उसको क्विक रिस्पांस मिले कि हम उसको बरवक्त प्रोटेक्ट कर सके। तो इस पे इंशाल्लाह काम हो रहा है। और एक दफा जब चीजें, हेल्पलाइन आप कह रही हैं, हेल्पलाइन को तो वो इस्तेमाल तब करेंगे जब उनके पास कुछ शऊर हो, उनको पता हो कि हमारी मदद के लिए कोई इदारा मौजूद है। इस हवाले से आप उनको इन चीजों का बताने के हवाले से यही मैंने कहा कि उनको वाकई शऊर की जरूरत है, उनको नॉलेज की जरूरत है। तो इसमें ये है कि हम चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू, चाहे वो प्रेस हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, उसके थ्रू हम थोड़ा सा इसको स्प्रेड करें। और हमारे जो यही लोकल लैंग्वेजेस के चैनल्स हैं उसके थ्रू हम उनको ये पैगामात पहुंचाए कि उनके लिए ये कानून बन चुके हैं, ये पॉलिसीज हम लाए हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो चाहे वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, तो वो इनको अवेल कर सकती है। इसमें बिल्कुल हमें उनको डोर स्टेप पे ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। रेडियो प्रोग्राम होने चाहिए इसके। आपके साथ डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब 2.5 साल वजीर आला रहे, उसका भी फोकस ये था तालीम, और आप भी जो है वो तालीम के हवाले से जो कायमा कमेटी है उसकी चेयरमैन भी हैं। तो आपने क्या किया है कि जो नवाही इलाके हैं, जो कोयटा के अलावा जो बाकी अजला आ जाते हैं, जाफराबाद, डेरा मुराद, सिब्बी या और जो मस्तूंग है, उन जिलों में बच्चियों की तालीम के हवाले से आपकी क्या कोशिशें हैं? अब सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों का तो बड़ा मसला है आजकल। तो अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो ये कोशिशें हो रही कि जदीद तालीम को हम आम करें, लेकिन हमारे यहाँ तो अब तक हम उस मसाइल में उलझे हुए कि हमने ड्रॉप आउट कैसे रोकना है।
پھر ہم نے ایڈمیشن کو 100% کیسے بنانا ہے. اب آپ کے ایڈمیشن تو ہو جاتے, بچے اسکولوں میں داخل ہو جاتے, لیکن اس کے بعد جو ڈراپ آؤٹ شروع ہو جاتا ہے ان کو پھر روکنا ہوتا ہے. تو ہماری پہلی کوشش تو یہ ہے کہ ہم ہر بچے کا داخلہ یقینی بنائیں. اس پہ میرا خیال میں ہمارے پروگرام بھی شروع ہو گئے تھے کہ ہر بچہ اسکول میں, لیکن ہم نے ایک سلوگن تو ہم بنا لیتے, لیکن اس سلوگن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ پالیسیز مرتب دینی ہوتی ہیں. چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ہم اس کو یقینی بنائیں کہ یہ جو ایک سلوگن ہم لائے ہیں یہ ابھی امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں مینجمنٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ جو میں پچھلے دنوں میں نے میٹنگ بلائی تو وہاں پہ انہوں نے خود بھی اعتراف کیا کہ بہت سے گیپس ہے, بہت سی کمزوریاں ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کہ ہم کور نہیں کر پاتے, کیونکہ بلوچستان رقبے میں بہت زیادہ ہے اور اس کی پاپولیشن کم ہے. تو ہماری گورنمنٹ مشینری ساری ہماری پاپولیشن بیس پہ ہوتی ہے, تو ایکسیس ان کی اس طرح نہیں ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم الیکٹرانک ایجوکیشنز دے بچوں کو, تو ہم تو پہلے اپنے اسکولوں کو یقینی بنائے ہمارے بچے اسکولوں میں بیٹھنا سیکھے, وہ کتابوں کو پڑھنا سیکھے. پھر اسکرین تو بہت دور کی بات ہے, اس میں بھی آپ نے بچوں کو اویئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیسے اسکرین سے ایجوکیٹ ہو سکتے ہو. تو ہم ابھی تک کچھ بیسکس اس میں کہتی ہوں کہ اس کی اسٹرانگ پالیسیز بنائی جائے, مینجمنٹ کو ایکٹیویٹ کیا جائے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ایک منسٹری ہے اس کو 2 میں کیا جائے, جو ان کے سیکرٹریز 2 میں ہے اس کو ابھی پھر انہوں نے 1 میں ضم کیا, حالانکہ وہ 3 میں جانے چاہیے, تاکہ ہم لوگ اپنے کام کو ڈیوائڈ کریں اور اس پہ صحیح کنسنٹریٹ کر سکے. اگر ہم واقعی سنجیدہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, اور پھر اس کے ساتھ یہ نہیں کہ وہاں پہ یہ کام بھی چلتا رہے کہ ہم ایڈمیشن کو یقینی بنائے, ڈراپ آؤٹ کو روکے, دوسری طرف ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں, ہمیں کمپیٹ کرنا ہے پورے دنیا کو, اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا ہے, تو ہمیں کوالٹی ایجوکیشن پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس طرف بھی ہماری کچھ پالیسیز ایسی بننی چاہیے کہ ہم اس چیز کو بھی یقینی بنائیں. اور ہم اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ کچھ گورنمنٹ کے ایسے اسکول بنائیں جو پرائیویٹ اسکولوں سے بھی زیادہ اچھے سٹینڈرڈ کے ہو, تاکہ ہم اپنے صوبے کی کم از کم پیک کو تو نکال سکے, خود ان کو ایجوکیٹ کر سکے. یہ نہ ہو کہ جیسے آج کل ہے ہمارے پاس جو بھی ٹیلنٹ آ رہا ہے تو وہ ہمارے یا تو آؤٹ آف پروونس ریٹرن ہے یا آؤٹ آف کنٹری ریٹرن ہے, تو وہ ایٹ لیسٹ ہمارے پروونس ریٹرن ہو, جو ہمارا اپنا ٹیلنٹ ہے ان کو ہم خود پالشڈ کریں. یہاں پہ تو الیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا جیتتا ہے کہ اناؤنسمنٹ کسی اور کی ہو جاتی ہے کہ بھئی وہ جیت گیا. صحیح فیئر الیکشن فرض کریں, اگر یہ جو تھمب والا ہے اگر وہ ہو جائے, یا جدید جو الیکٹرانک مشینیں آئی ہیں ان کا استعمال, ہمارے پاس تو 68 سال تک جو جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, وہ تو ابھی تک ارتقا سے گزر رہی, تو یہ تو بہت لمبا سفر ہے, کب تک کیسے ہوگا؟ نہیں, لمبے سفر کی بالکل بات نہیں ہے. آپ کے ضمیر اگر زندہ ہیں, اس میں ہمیں زیادہ اویئرنیس میڈیا کا کام ہے اور ان لوگوں کا کام ہے جن کے اخلاقیات آج بھی بلند ہے. اس میں آپ کا سارا اخلاقی وہ مرحلہ وار آپ لوگوں کی اویئرنیس کرے, ان کو تیار کرے کہ دیکھیں جب آپ اپنے جاگے ہوئے ضمیر کے ساتھ ووٹ دیں گے تو کل آپ اسی ضمیر کے تحت اپنے حق کو مانگ بھی سکیں گے. جب آپ نے خود ہی اپنے ضمیر بیچ دیے ہیں تو کل جب آپ کے اپنے لیڈر آپ کے ساتھ غلط کرتے تو پھر آپ کس منہ کے ساتھ ان سے اپنا حق مانگیں گے؟ حق تو آپ تب مانگیں گے نا جب آپ نے اپنے بھی فرائض کا صحیح استعمال کیا ہو. تو میرا خیال میں یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں, اس میں صرف ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے. حالانکہ قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یہ ملک اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس میں صرف اسلام ہی اسلام ہوگا, جیسے آج کل ہم نے اس کو سیاست بنا لیا. اس ملک کو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ آزادی سے رہ سکیں,
उसमें चाहे मुसलमान हो या चाहे आपके दूसरे मजहब के लोग हो, उनका ये कॉल था। और आज जो इंडिया में हालात हो रहे हैं दूसरी कम्युनिटी के या दूसरी नेशनैलिटी या दूसरे मजाहिब के लोगों के साथ, इसके तहत ये पाकिस्तान बना था, इसके लिए नहीं बना था। अगर जमीर के हिसाब से सियासत तो होगी तो मेरे ख्याल में आप काउंसलर भी नहीं जीत, काउंसलर की सीट भी आप नहीं जीत सकेंगे। यहाँ पे आपको पता है बलूचिस्तान असेंबली में कितने ऐसे मेंबरान बैठे हैं जिनके अपने निजी जेल हैं, हुकूमत को पता है, इदारों को पता है, उनके अपने निजी जेल हैं, वो सालों साल लोगों को कैद कर देते हैं, सालों के बाद उनको फेंक देते हैं। तो इस सिस्टम में जमीर के साथ कैसे सियासत होगी? बिल्कुल, इन चीजों को अगर हम देखिए, वो तब भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, सरवाइव कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, मतलब या बल्कि आप कहे कि वो अभी सिर्फ सफर कर रहे हैं, ठीक है ना। वो मुश्किल से तो गुजर रहे, किसी ने उनको गुलाम बनाया हुआ है, वो सब्जुकेटेड है, तो वो स्ट्रगल करे, स्ट्रगल में वो सफर करे, कहीं तो उनको मंजिल मिल जाए। में एक औरत का मीडिया पे भी आया था कि उसने स्ट्रगल की और मीर जफरुल्लाह जमाली के सामने इलेक्शन लड़ा था, 2 मरतबा वो इलेक्शन बेचारे। लेकिन आप उन जो इस वक्त आप असेंबली में बैठे हैं, कभी उसको अप्रिशिएट किया है? हालांकि अभी तो वो गुमनाम है, नाम मैं भूल गया हूँ उस औरत का जिसने मीर जफरुल्लाह जमाली के साथ 2 मरतबा इलेक्शन का मुकाबला किया। बहुत गरीब घराने की मजदूर औरत थी। तो देखिए, ये भी तारीख आपकी बन जाती है, तारीख आपकी बन जाती है। और इस तरह एक मिसाल नहीं होती है ना, आपने 1 से 2, 2 से 3, फिर आप इसको रोके नहीं। जब ये सिलसिला रुक जाता है तो फिर तो तारीख में कहीं गुम हो जाते हैं ऐसे वाकयात, इनको हमने लेके आगे चलना होता है। देखिए, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, अगर हम मौत से डर के कोई गलत काम करेंगे या गलत रास्ता इख्तियार करेंगे तो क्या हमें मौत नहीं आएगी? मौत तो तब भी आएगी। तो ये है कि हमें थोड़ा सा इसमें अपने आप से बैठ के, मेरा ख्याल में हम अपनी इस्लाह खुद ही बहुत बेहतर तरीके से कर सकते अगर करना चाहें। नाज़रीन, बलोचिस्तान असेंबली जी MPA मुस्लिम लीग नून जी अगवान मैडम समीना खान सां अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में गुफ़्तगू कई। इन ते प्रोग्राम कोटा टाइम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाले।